नमस्कार। समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ठीक है, इससे पहले जो क्लास थी, जो इसकी थ्योरी क्लास थी, जिसमें हमने 6 टाइप के मेजर डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्लास के बेस पे PYQ करेंगे जो पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं। तो देखिए, उसकी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आंकड़ों का लेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने वाली वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो। ठीक है, और दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो। देखिए, मैंने आपको 2 टाइप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था जिसके अंदर रेक्टेंगल यूज होता है। ठीक है, एक था बार ग्राफ। बार में क्या होता था कि इस टाइप के रेक्टेंगल, जिसको हम बार कहते हैं, वो बराबर चौड़ाई के होते थे और उनके बीच में गैप बराबर होता था। यानी ये गैप मैंने बताया था आपको, ये गैप इक्वल होगा यानी बराबर। ठीक ऐसे ही मैंने कहा था कि इनकी जो चौड़ाई है, चाहे वो एक्स से मानो या टॉप से मानो, इनकी जो चौड़ाई है वो भी इक्वल होगी। यही बात क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का ग्राफ था, ये था बार ग्राफ यानी दंड आलेख यानी बार ग्राफ। तो देखिए ऑप्शन सी बार ग्राफ हो गया, यानी स्तंभ ग्राफ बोलो या दंड आलेख बोलो, एक ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बेस पे है? पाई चार्ट बेस पे। और देखिए सब डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब ये पाई चार्ट किसका है? डिग्री पाई चार्ट। किस फॉर्म में है? डिग्री पाई चार्ट। और मैंने बताया था डिग्री पाई चार्ट का जो कंप्लीट कुल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुल वितरण डिग्री पाई चार्ट, वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो पाई चार्ट है वो अलग अलग फसलों के जो क्षेत्रफल कवर करती है, भूमि क्षेत्रफल कवर करती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि ऐसे फसलों का ग्रुप चुनिए जिनका जो क्षेत्रफल है, भूमि क्षेत्रफल, वो 50% से अधिक हो जाए। अब देखिए 360 डिग्री का 50% कितना होता है? 180 डिग्री। यानी अगर मैं ऐसे कोई ग्रुप ढूंढूं फसलों का जिनका डिग्री में मान, टोटल करने पर डिग्री में मान 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए। अब देखिए इस पूरे ऐसे जब क्वेश्चंस को करते हैं तब आपको पूरा पाई चार्ट के अंदर सबसे बड़ा जो डिग्री है पहले उसको देखना है, क्या वो ऑप्शन में आ रहा है? अन्य फसलें, क्या कहीं पर भी अन्य फसलें आ रही है? नहीं आ रही है। अब सेकंड लास्ट बिग डिग्री नंबर देखिए कौन सा है? चावल है। तो देखिए ऑप्शन में आ रहा है 2 और 3। अब चावल के साथ इनका मैच कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन से शुरू, सेकंड ऑप्शन से शुरू करता हूं। चावल कितना है? चावल है 82%, 82 डिग्री, सॉरी। अब 82 डिग्री है, 180 में से 82 डिग्री गया, इसका मतलब मुझे चाहिए 98 प्लस, यानी 98 प्लस यानी 99 मान लीजिए। यानी 98 प्लस का मतलब है 98 से दोनों का सम 98 से बड़ा हो जाए। तो चावल के साथ कौन है? गेहूं और ज्वार। अब देखिए गेहूं कितना है? 72। ज्वार कितना है? 27। टोटल कीजिए इसका, ये हो गया 99। ये 98 से बड़ा है, इसका मतलब 99 और 82 मिलकर के कितना हो गया? 181। 181 हुआ। ये 181 किससे? 180 डिग्री से ज्यादा ही है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू फाइंड, यानी हिस्टोग्राम यानी वो क्या निकालने के लिए यूज होता है। मैंने आपको इसकी थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम या बहुभुज, जिसके अंदर एक बहुभुज था। बहुभुज कौन सा वाला? बारंबार था बहुभुज, बारंबार था बहुभुज बोलूं। और एक डायग्राम था बारंबार बहुभुज वक्र, ये था। ये सब किसके निकालने के लिए यूज किए जाते हैं? बहुलक निकालने के लिए, मोड, यानी जिसका वाई एक्सेस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। इन सब का वाई एक्सेस किसको डिनोट कर रहा था? फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? एफ को। अगर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। ठीक ऐसे ही मैंने बताया था आपको संचयी बारंबारता वक्र, यानी
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो अगर वाई एक्सेस किसको डिनोट कर रहा था, वाई एक्सेस डिनोट कर रहा था CF को, तब यहां हम निकालेंगे माध्यिका। ये मैंने आपको बताया था, यानी मीडियन। ठीक है, अब ये आयत की बात कर रहा है, तो आयत किसके लिए यूज होता है, बहुलक के लिए यूज होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और बचत और विभिन्न मदों पर व्यय दर्शाता है। यानी तो अगर मासिक बचत है वो 3000 है, तो भोजन पर व्यय कितना होगा, मासिक बचत। अब देखिए ये पाई चार्ट किसमें है, प्रतिशत पाई चार्ट, किसमें है, प्रतिशत पाई चार्ट। और मैंने बताया था प्रतिशत पाई चार्ट का कुल वितरण वो 100% में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है, 100% में। ठीक है, अब ये मासिक बचत कितनी हो रही है, 3000 रुपए की। तो देखिए बचत का मतलब 15%, यानी 15% का मतलब है 3000, यही बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहां से 1% का मतलब निकालिए, वो कितना आएगा, 200। अब आपको निकालना कितना है, कितना क्या किस पे खर्च है, भोजन पे। क्या है इसमें भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन, 25%। तो मैं क्या करूंगा, 25 इंटू 200, यानी ये कितना हो गया, 5000। तो अपना आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सांख्यिकी आकलन का विनिश्चय ग्राफ द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कौन सा स्टैटिस्टिकल असेसमेंट है जो कैनॉट बी डिसाइडेड बाय द ग्राफ। देखिए मैंने बताया था आपको, अगर आपको बहुलक चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो आप आयत का ग्राफ बनाना पड़ेगा या फिर बहुभुज का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुभुज में भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर आपको माध्यिका चाहिए तो आपको तोरण बनाना पड़ेगा। तोरण माने संचयी बारंबारता ग्राफ, यानी ऑगिव। ठीक है, और अगर आपको माध्य चाहिए तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जिससे माध्य निकलता हो। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लेकर चल रहा हूँ, ई 5 ऑप्शन। ये बिहार टेट का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर 5 ऑप्शन चलता ही नहीं चलता हमें पता नहीं। मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए जोड़ रखा कि आपके दिमाग में रहे कि चयन बोर्ड और आरपीसी आजकल पेपर 5वें ऑप्शन के साथ बनाती है, यानी आपको इन 5 में से कोई ना कोई ऑप्शन तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगर आप 4 में से नहीं करते हैं ऊपर के, तो आपको 5वां ऑप्शन ओमार में फिल करना ही होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। अगर आप ऑप्शन में से आंसर नहीं देते हैं तो आपको 5वां ऑप्शन फिल करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा माध्यिका, यानी तोरण का ऑगिव, मैंने बताया था आपको, उससे माध्यिका निकलती है। और जरूरी नहीं है कि तोरण के दोनों ग्राफ होना जरूरी है, इसके 2 ग्राफ बनते हैं, से अधिक और से कम वाला। ठीक है, ये 2 ग्राफ बनते हैं। ठीक है, इन दोनों ग्राफों का जब ये दोनों ग्राफ आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जहां पे ये काटते हैं, यानी इस पॉइंट पे, तो ये जो एक्स एक्स पे जो वैल्यू होती है, एक्स एक्स वैल्यू, वही होती है माध्यिका। ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। और एक्स एक्स का मान, इस पॉइंट पे एक्स एक्स का मान जो होता है वो होता है माध्यिका। और हमें अगर तोरण सिंगल ही दे रखा हो, यानी एक ही तोरण दे रखा हो, तो भी हम माध्यिका निकाल सकते हैं। तब मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है से अधिक वाला ग्राफ और ये दे रखा है से कम वाला ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, n/2, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ, उससे हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, उस पॉइंट से, यानी वाई एक्स के उस मान से हम एक्स एक्स पे लंब डालेंगे, तो ये मेरा आ जाएगी माध्यिका, आ जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, यानी n/2 से हम जब एक्स एक्स पे लंब डालेंगे तो ये मेरी माध्यिका आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि माध्यिका निकालने के लिए हमें तोरण चाहिए। तोरण का मतलब संचयी बारंबारता वक्र, वक्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको एक डिग्री पाई चार्ट दे रखा है, उसके अंदर बचत का डिग्री आपको, यानी वितरण बताया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बताया नहीं है, तब आपको बचत का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है।
कितना होता है, डिग्री पाई चार्ट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, डिग्री पाई चार्ट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कुल वितरण वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है, 360 डिग्री के बराबर। अब आपको बचत का निकालना है तो आप 360 डिग्री में से ये सारा लेस कर दीजिए, यानी 108 प्लस 90 प्लस 36 प्लस 72, इन सब का जब लेस करेंगे तो 360, इनको जोड़िए, 108 90 प्लस 36 और 72, 36 और 72 कितने हो गए, ये हो गए 108 और 108 और 108 कितने हो गए 216, 216 और 90 कितने हो गए 306, तो 306, 360 में से 306 गए कितने बच गए 54, तो इसका मतलब ऑप्शन ए, यानी यहाँ कितना आएगा 54 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिस्टोग्राम है वो किस टाइप के डाटा के लिए बनाया जाता है, यानी उसके आयत चित्र प्रदर्शित करता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, मैंने जब आपको आयत चित्र पढ़ाया था हिस्टोग्राम के बारे में तब मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, एक बार उसको रिवीजन वापस कर लेते हैं। ये हिस्टोग्राम था अपना, ठीक है। मैंने आपको हमेशा जब पढ़ाया था तब मैंने हमेशा बताया था वाई एक्सिस पे हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है, फ्रीक्वेंसी एफ, और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल चलता था, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए ये है 5, ये है 7, ये है 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर मैं इस ग्राफ को देख करके टेबल बनाना चाहूँ तो क्या निकलेगी कि फ्रीक्वेंसी 5 है, वो क्लास इंटरवल 0 से 10 के बीच में है, ठीक है। 7 10 से 20, 5 20 से 30 और 8 30 से 40, ठीक है। ये इस टाइप के डाटा को शो करने के लिए आयत चित्र का निर्माण किया जाता है। अब देखिए दो तरीके के इस, देखिए ये क्लास दो टाइप से चल सकती है, या तो क्लास ऐसे चले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। यानी किसी क्लास की अपर लिमिट उसके नेक्स्ट क्लास की अगर लोअर लिमिट बन जाती है, बन रही है, देखिए ये अपर लिमिट है, यहाँ इस क्लास के लिए ये अपर लिमिट और इस क्लास के ये लोअर लिमिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इस क्लास की ये लोअर लिमिट इस क्लास की अगर ये अपर नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट बन जाती है तब ये क्लास कहलाती है सतत, कंटिन्यूअस। क्या कहलाती है, कंटिन्यूअस। अब देखिए क्लास ऐसे भी तो चल सकती है 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। देखिए क्या इसकी लोअर लिमिट इस क्लास की लोअर लिमिट क्या इसके नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट बन रही है, नहीं बन रही है, तो ये क्लास कहलाती है असतत, नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये ग्राफ, लेकिन आयत चित्र है वो हमेशा सतत के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आयत चित्र की ये फर्स्ट कंडीशन है कि जो क्लास है वो हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सेकंड ये है कि इसका वाई एक्सेस हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही शो करेगा, लेकिन देखिए क्लास ऐसे भी तो हो सकती है। ये अब देखिए इसका इंटरवल देखिए 0 से 10, इसका क्लास इंटरवल 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, यानी क्लास इंटरवल इक्वल है कि नहीं है। जब क्लास इंटरवल इक्वल हो, मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, जब वर्ग सतत और वर्ग अंतराल समान हो, तब वाई एक्सिस जो आयत का ग्राफ बनाया जाएगा वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी को शो करेगा और एक्स एक्स हमेशा वर्ग अंतराल को, ठीक। अब देखिए एक और क्लास के बारे में पढ़ते हैं। एक क्लास ऐसे लिखी हुई है 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30। देखिए ये सतत तो है क्योंकि इसकी लोअर लिमिट इसके नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट बन रही है, इसकी लोअर लिमिट इसके नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट बन रही है, इसकी लोअर लिमिट इसके नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट तो बन रही है, लेकिन क्या इनका वर्ग अंतराल सेम है। देखिए ये 10 है, ये 5 है, ये वापस 5 हो गया, ये 10 हो गया, क्या इनका वर्ग अंतराल सेम है, नहीं है। जब इस टाइप की क्लास आ जाए तब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सेस हमेशा शो करेगा
बारंबारता घनत्व को, बारंबारता घनत्व, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। वाई एक्सेस किसको शो करेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। आई बात समझ में? इसका मतलब है वाई एक्सेस हमेशा शो करेगा आयत चित्र में या तो एफ को या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यानी बारंबारता घनत्व को, बारंबारता घनत्व को। लेकिन एक्स एक्स हमेशा शो करेगा वर्ग अंतराल को। किसको शो करेगा? वर्ग अंतराल को। तभी तो हमने पढ़ा था इसकी एक प्रॉपर्टी कि एरिया जो होता है वो समानुपाती होगा या तो फ्रीक्वेंसी के या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के। यानी ये जो आयत बन रहे हैं ना, इनका जो क्षेत्रफल है वो हमेशा समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के। अब देखिए, तो जो ये आयत है उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन है वो सतत होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए सतत, प्लस वर्ग में यानी वर्गीकृत, वर्गीकृत होनी चाहिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कब होगा? जब ये डाटा वर्ग में होगा। ठीक है, तो वर्गीकृत होना चाहिए। अपना ऑप्शन सी सही है। तो आयत का हमने एक बार हिस्टोग्राम का वापस पुनः रिवीजन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवर्गीकृत आंकड़ों का बराबर चौड़ाई, भिन्न ऊंचाई और बराबर दूरी पर स्थित स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका कहलाता है। देखिए, वैसे तो इन दो इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल सकता है। बराबर दूरी पर स्थित यानी इसका मतलब इनके बीच में गैप है। अगर भिन्न ऊंचाई यानी अलग अलग ऊंचाई हो सकती है, वो हिस्टोग्राम में भी हो सकती है। लेकिन अगर इनके बीच में गैप है तो ये तो बार ग्राफ ही है। ठीक है, बार ग्राफ, ये तो दंड चित्र, बार डायग्राम, इसका आंसर ये होगा। और एक बात याद रखना, बार ग्राफ में जो एक्स एक्स और वाई एक्सेस है उसका डाटा फिक्स नहीं होता है, ये रिचेंज भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर वाई एक्सेस और एक्स एक्स की जो क्वांटिटी है वो आपस में बदल भी सकती है। यानी वाई एक्सेस और एक्सेस को शो करने वाले क्वांटिटी का कोई फिक्स प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। तो आई बात समझ, अवर्गीकृत आंकड़े यानी इसके अंदर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो क्लास में हो या नॉन क्लास हो, किसी भी तरीके का हो, कोई फिक्स प्रॉपर्टी इसकी नहीं है कि ये क्लास में होना चाहिए, नॉन क्लास में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ मैं दर्शा सकता हूँ क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है। मैं यहाँ दर्शा सकता हूँ बास्केटबॉल। ठीक है, मैं यहाँ दर्शा सकता हूँ हॉकी। ठीक है, और मैं बता सकता हूँ भाई क्रिकेट है वो 5 लोगों को पसंद है, बास्केटबॉल है वो 7 लोगों को पसंद है, हॉकी है वो 6 लोगों को पसंद है। तो देखिए ये क्या आंकड़े वर्ग के अंदर है, ये क्लासिकल आंकड़े करने नॉन क्लास के अंदर है, यानी मतलब अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यानी पाई जो बार ग्राफ होता है उसके अंदर आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, क्लास में भी हो सकते हैं, विदाउट क्लास भी हो सकते हैं। और एक्स एक्स और वाई एक्सेस को किसको शो करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सेस को शो करेगा या वाई एक्सेस को शो करेगा, ऐसी कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तोरण का आ गया। तोरण जिसका एक नाम होता है संचय बारंबारता वक्र, ओगिव इंग्लिश में बात करूं तो। ठीक है, तो देखिए, और संचयी बारंबारता का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का सम करते हुए जाना उनके डाटा के साथ। ठीक, अब देखिए, स कम संचयी बारंबारता से अधिक संचयी बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कहलाता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कशन किया था। मान लीजिए ये से अधिक का ग्राफ है, ये सम का से कम का ग्राफ है, यानी इन दोनों ग्राफ यानी एक टेबल दे रखी है, यानी एक्स एक्स की, एफ की, और मैंने सी एफ निकाला, ये एक टेबल है। ठीक है, मान लीजिए किसी डाटा की टेबल दे रखी है और मुझे सी एफ मैंने निकाल दिया। अब सी एफ से इससे मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा, से अधिक और से कम, से कम। अब ये दोनों ग्राफ अगर आपस में जब प्रतिच्छेद करेंगे तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स अक्ष की वैल्यू होगी या एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका। क्या कहलाएगा, माध्यिका। तो ये माध्यिका ज्ञात करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये और इसमें 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, से अधिक से कम। इस ग्राफ को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, क्या क्या प्रॉपर्टियां होती है ये भी बताई है। ये मैंने इसकी प्रीवियस जो क्लास ली थी थ्योरी की उसमें समझाया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे जो
क्लास का लिंक आ रहा है, उसको क्लिक कीजिए और आराम से पहले आप थ्योरी के अंदर 6 ग्राफ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं और उसके बेस पे मैंने कहा था कि देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए किस एग्जाम में आ रखा है, स्कूल व्याख्याता संस्कृत एजुकेशन 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उन वर्गों की होती है, यानी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जैसे अभी अपन प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आए, जैसे ये मेरा हिस्टोग्राम बना, ठीक है। अब ये देखिए रेक्टेंगल की ऊंचाई किसके समानुपाती होगी, फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होती है। मान लीजिए यहाँ 5 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी रेक्टेंगल की हाइट कम। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंकड़ों को स्तंभ और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है। ठीक, देखिए जब मैंने आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तब मैंने आपको पढ़ाया था कि डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में पढ़ाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ डाटा, यानी आंकड़े होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जब टाइप ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा दिया, आपने आंकड़े ले लिए, अब मैंने फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि अब आपको आंकड़ों को शो करना है, यानी आंकड़ों का निरूपण, प्रदर्शन, यानी प्रदर्शन। अब वो कितने तरीके से हो सकता है, तो देखिए आंकड़ों का प्रदर्शन हमने 3 तरीके से बताया था। एक, सबसे पहले मैंने बताया था टेक्स्ट, यानी पैराग्राफ रूप में। आपके पास आंकड़े आ गए, अब आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए 5 छात्रों के नंबर थे, 50, 60, 70, 80, ये आपके पास आंकड़े आ गए। स्टूडेंट है ए बी सी डी, तो आप क्या लिखोगे, 5 छात्रों के प्राप्तांक 50, 60, 70, 80 है, इस टाइप के लिख दोगे, ये कहलाता है टेक्सचुअल। ठीक है, एक मैंने बताया था टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के रूप में। ठीक है, क्या करता, मैं यहां लिख दूंगा आंकड़े, उसके सामने जो आंकड़े हैं वो लिख दूंगा और टेबल, ये रिप्रेजेंटेशन करूंगा इस तरीके से डाटा का। ठीक है, फिर मैंने तीसरा बताया था ग्राफिकल, यानी ग्राफ द्वारा, जैसे चित्रों का जो ये, इसमें मैंने आपको 6 टाइप के डायग्राम आपको बताए थे, ग्राफिकल डायग्राम बताए थे, जिसके बारे में अपन अभी प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हैं। जैसे बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, ऑगिव हो गया, पाई चार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, सारणियन, टेबुलेशन, यानी आंकड़ों को स्तंभ और पंक्तियों में। देखिए ये क्या है, ये हो गई पंक्ति यानी रो हो गई, और ये हो गया मेरा स्तंभ। ठीक है, ये स्तंभ हुआ कि नहीं हुआ, ये रो हुआ मेरा। ठीक है, तो आंकड़ों को स्तंभ और पंक्तियों के रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था को क्या कहलाता है, वो कहलाता है सारणियन, टेबुलेशन फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, तो मैं वाई एक्सिस पे क्या रखूंगा, फ्रीक्वेंसी रखूंगा। कब, जब आवर्ती बंटन यानी असमान अंतरालों के लिए, यानी समान अंतराल का अगर आवर्ती बंटन है, समान अंतराल का आवर्ती बंटन, तब तो मैं एफ रखूंगा। और अगर मैं वाई एक्सिस पे एफ डी यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखूंगा, कब, असमान अंतराल आवर्ती बंटन के लिए का आवर्ती बंटन। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया, मैंने कहा अगर मान लीजिए 0, 10, 20, 30, यानी इस तरीके का, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इस टाइप का वर्क चल रहा है, क्लास चल रही है, तब तो मैं यहाँ वाई एक्सिस पे लिखूंगा फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगी क्लास। लेकिन मान लीजिए आपके इस टाइप का चल रहा है, देखिए ये कितना है, 10 है वर्ग अंतराल, ये कितना है 5 है, ये कितना है 10 है, ये वापस कितना हो गया 5 हो गया, यानी असमान है। यानी अगर मेरा वर्ग चल रहा है 0 से 10, 10 से 15,
15 से 25, 25 से 30, तब मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस हमेशा डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को, बारंबारता घनत्व। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं बारंबारता घनत्व। आई बात समझ में। तो वाई एक्सिस किसको शो करेगा, बारंबारता घनत्व को। तो देखिए, असमान अंतरालों के आवर्ती बंटन के लिए आयत चित्र बनाते समय दंडों की ऊंचाई को निम्न के अनुपात में रखा जाता है। किन के अनुपात में रखा जाता है, आवर्ती घनत्व, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किया गया खर्च आपको बताया गया है और उनकी बचत बताई गई है। ठीक है, आगे के जो 3 क्वेश्चन है 14 से लेकर 16 तक वो इस पाई चार्ट बेस पे है। ठीक है, तो देखिए ये डिग्री में पाई चार्ट है, डिग्री में पाई चार्ट है तो मैंने बताया आपको डिग्री का पूरा पाई चार्ट, कुल वितरण, कुल टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 360 डिग्री होता है। चलिए अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यदि मासिक आय 36,000 रुपए है। ठीक है, देखिए आय जब होती है तब हम उसको 2 तरीके से यूज करते हैं, या तो उसको व्यय कर देते हैं या बचत होती है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों। तो ये जो आय है वो 360 डिग्री के बराबर है, यानी आपकी 360 डिग्री की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 36,000, किसमें, मासिक में। ठीक है, तो 1 डिग्री का मान कितना हो गया, वो हो गया आपका 100। हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको क्या पूछा है, मासिक आय इतनी है तो वार्षिक बचत पूछी है। ठीक है, पहले तो मैं एक देखो बचत कितनी है 60 डिग्री, मैं 60 डिग्री की वैल्यू निकाल देता हूं। तो 60 × 100 बराबर 6000, ये मासिक बचत है। ठीक है, क्योंकि अपन ने मासिक आय लिए तो मासिक की बचत निकली, लेकिन अपनी बचत यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक। जब मैं इसको वार्षिक में बदलूंगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 × 6000 इक्वल टू 72,000। तो अपना आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, ये वार्षिक बचत। अब ये बचत कौन सी हो गई, वार्षिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षा पर खर्च मकान खर्च से 1600 रुपए अधिक है। तो देखिए पहले तो डिग्री में डिफरेंस निकालिए, शिक्षा पर खर्च कितना है 70, मकान पर खर्च कितना है 54, तो डिफरेंस कितना है 16 डिग्री का। अब 16 डिग्री का मतलब आपको 1600 दे रखा है, तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया 100। तो भोजन पर खर्च, अब देखिए भोजन यानी 120 डिग्री, आपको 120 डिग्री का मतलब निकालना है, वो हो जाएगा 120 × 100 इजिकल टू 12,000। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है भोजन खर्च और बचत का अनुपात। ठीक है, अब देखिए भोजन, इनकी वैल्यू निकालनी जरूरी है, भोजन और बचत इनका अनुपात निकालना है अपन को। भोजन कितना है, भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन 120 डिग्री और बचत का 60 डिग्री, इसका मतलब 60 से 120 2 टाइम्स गया, इसका मतलब अनुपात क्या हो गया 2:1। तो ऑप्शन बी। देखिए आज हमने क्वेश्चंस 1 से लेकर के 16 क्वेश्चंस किए, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए रिपीट क्वेश्चंस थे। अब हमने नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, और उसमें हम माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, यही आपके सिलेबस में दे रखा है। इसकी एक थ्योरी क्लास आएगी, फिर उसके बाद हम इसके PYQ लेंगे और नेक्स्ट उसके आगे फिर अपन का विट्टल स्टैटिक्स और इंडेक्स नंबर यानी जन्म मृत्यु सांख्यिकी एंड सूचकांक। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आप उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।